फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्रिया शरीर का पेपर सेकंड का रस धातु चैप्टर पढ़ेंगे। धातुएं, जैसा कि आपको पता है, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं और उसमें जो पहली धातु होती है वो रस धातु होती है। तो हम लोग एक एक करके सारी धातुओं को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रस धातु को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए रस धातु स्टार्ट करते हैं। तो रस जो है, रस शब्द की निष्पत्ति जो है वो रस धातु में अच प्रत्यय लगने से होती है, ठीक है। जो रस शब्द की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वो क्या है, रस धातु में धातु में अच प्रत्यय लगने से होती है, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने रस शब्द की निरुक्ति जो है वो रसगतो धातु हर हर गच्छति रसा से की है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने रस शब्द की निष्पत्ति जो है वो रसगतो धातु हर हर गच्छ इति इत्यतो रसा से की है। अर्थात जो निरंतर गतिशील रहता हो उसे रस कहते हैं। आचार्य क्या कहते हैं कि जो निरंतर गतिशील रहता हो, ठीक है, जो गतिमान हो, जो निरंतर गति कर रहा हो, उसे ही रस कहा गया है। क्लियर। यह रस शरीर में भ्रमण करते हुए, ये रस जो है वो शरीर में भ्रमण करते हुए तत् धातुओं के रूप में परिणित होकर उनका पोषण करता है। मीन्स की जो रस होता है ये क्या कर रहा है, शरीर में भ्रमण कर रहा है और तत् यानी कि हर धातुओं के रूप में जाके परिणित होकर उसका पोषण करता है, सारी धातुओं का पोषण करता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रस की उत्पत्ति। तो रस की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है भाई। तो जठराग्नि से पाचित होकर बना आहार रस जब रस व स्रोतों में पहुंचता है, ठीक है। तो क्या बोला है आचार्य ने, जठराग्नि से पाचित होकर, जब जठराग्नि में आहार पचन होता है, यानी कि आहार का पाचन होता है, आहार पचित होता है, तो उससे क्या बोलता है कि आहार रस बनता है, उससे आहार रस बनता है। तो वो आहार रस क्या करता है, वो रस व स्रोतों में पहुंच जाता है, ठीक है। आहार रस बनने के बाद वो रस व स्रोतों में पहुंचता है, फिर वहाँ पर उपस्थित रसाग्नि से इस आहार रस का पाक होता है। तो जब स्रोतों में पहुँचेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर उपस्थित क्या होंगे, रसाग्नि। तो रसाग्नि से क्रिया होगी तो उससे क्या होगा, आहार रस का पाक हो जाता है, ठीक है। आहार रस का पाक हो जाता है। फिर क्या होगा कि इस पाक के परिणाम स्वरूप सार या प्रसाद तथा किट या मल की उत्पत्ति होती है। तो जब इसमें रासायनिक क्रिया होकर पाक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा कि वह सार या प्रसाद तथा किट या मल की उत्पत्ति होती है उसमें से, ठीक है। सार या प्रसाद या किट या मल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये छोटा सा हमने एक चार्ट सा बना के रखा है, ये फ्लो चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये आहार रस है और आहार रस में क्या हुआ, रसाग्नि की क्रिया हुई। तो जब रासायनिक क्रिया हुई तो वही हमने बोला ना ऊपर, रासायनिक की क्रिया होगी जब आहार में तो क्या होगा, सार या प्रसाद में टूटेगा। दो चीज़ बनेगी रासायनिक क्रिया के बाद, सार या प्रसाद बनेगा या फिर और क्या होगा, किट या मल बनेगा, ठीक है। किट या मल। तो जब सार या प्रसाद होता है तो सार में क्या बनती हैं, दो चीज़ें फिर बनती हैं, क्या, एक स्थूल बनता है, एक सूक्ष्म बनता है। जब स्थूल बनेगा तो क्या होगा, रस धातु की उत्पत्ति होती है, और सूक्ष्म होगा तो क्या होगा, उसकी उपधातु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और उपधातु होती क्या है रस की, मैंने पिछले लेक्चर में धातु चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि रस धातु की जो उपधातु होती है वो क्या होती है, स्तन्य होती है, आर्तव होती है, ठीक है। और उसी से क्या होता है, रक्त का, उससे और सूक्ष्म से दो चीज़ें होती है ना, उपधातु बनती है और रक्त का निर्माण भी होता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो आहार को ग्रहण करने के बाद उसमें रसाग्नि की क्रिया होगी। रसाग्नि की क्रिया होगी तो वो दो भागों में डिवाइड होगा, एक सार भाग में, दूसरा किट्ट भाग में डिवाइड होगा। फिर ये जो सार भाग होता है इसमें से ये दो भागों में डिवाइड करेगा, किसे, एक स्थूल भाग में, एक सूक्ष्म भाग में। तो जो स्थूल भाग होगा उसमें से रस धातु की उत्पत्ति होगी और जो सूक्ष्म भाग होगा उससे क्या होगा, उपधातु की उत्पत्ति होती है। और उपधातु क्या होती है, स्तन और आर्तो। इसको रट लीजिए, एमसीक्यू 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि रस धातु की उपधातु क्या होती है। तो हमें लिखना होगा स्तन और आर्तो।
फिर सूक्ष्म भाग जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है ना, एक उपधातु में और दूसरा क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। ठीक, अब जब रासायनिक क्रिया होती तो एक दूसरा भाग क्या बना था, किट्ट या मल बना था। तो रस धातु का जो किट्ट भाग होता है वो क्या होता है, कफ होता है। इसको भी रट्टा मार लीजिए। तो रस धातु का किट्ट भाग क्या होगा या मल भाग क्या होगा, कफ होगा। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। क्षार भाग के दो रूप होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है फ्लो चार्ट में, वही सब नीचे लिखा हुआ है। क्षार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व में विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती है, तथा क्या होता है, सूक्ष्म भाग के एक अंश से उपधातु की उत्पत्ति तथा दूसरे अंश से क्या होता है, उत्तर धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। मल के रूप में यहाँ पर कफ की उत्पत्ति होती है। वही बोला गया है कि जो रस धातु का मल होता है वो क्या होता है, कफ होता है। ठीक है, कफ के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे रस का पंचभौतिक संगठन। क्या है रस का पंचभौतिक संगठन? तो रस धातु को आयुर्वेद में आप्य मतलब जल, आप्य मतलब क्या होता है, जल। आप्य मतलब क्या होता है भाई, जल होता है आपका मतलब। तो रस धातु को आयुर्वेद में आप्य अर्थात जल बहुल मानते हुए सौम्य कहा गया है। रस धातु को आयुर्वेद में आप्य बोला गया है और जल बहुल मानते हुए उसे क्या बोला गया है, सौम्य कहा गया है। उसे सौम्य कहा गया है। ठीक है, अब देखेंगे रस धातु का स्वरूप क्या होता है। तो रस का स्वरूप मुख्य कर्म, ठीक है, रस का मुख्य कर्म क्या होता है, शरीर के समस्त भागों को पोषक तत्व प्रदान करना। एक लाइन में इसको समझेंगे कि रस धातु का जो स्वरूप होता है वो क्या है कि उसका मुख्य कर्म यानी कि स्वरूप क्या होता है, समस्त भागों का, शरीर में जो भी समस्त भाग हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करना। सिंपल सी एक लाइन में रस का कर्म क्या होगा, शरीर के समस्त भागों का पोषण करना है या उनको पोषक तत्व प्रदान करना। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, लेक्चर को समझते हुए चलिए। सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए अच्छे से। ठीक है, एग्ज़ाम अब आ ही गए हैं लगभग। देखेंगे रस धातु के भेद क्या होते हैं। तो रस धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्थायी रस होता है, एक पोषक रस होता है। ठीक है, दो भेद कौन से होंगे, एक स्थायी रस होगा, एक दूसरा पोषक रस होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थायी रस। स्थायी रस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थायी होना। ठीक है, तो स्थायी रस धातु रूप में होता है। ठीक है, पोषक रस भी कुछ समय में क्या करता है, स्थायी रस धातु बन जाता है। स्थायी रस जो होता है वो क्या होता है, धातु रूप में होता है। और पोषक रस भी क्या करता है, कुछ समय में स्थायी रस धातु बन जाता है। ठीक है, यह एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी रस कहलाता है। क्या होता है ये, एक स्थान में स्थिर होने का। भाई स्थायी मतलब क्या होता है, स्थिर होना। तो जब एक स्थान में स्थिर हो जाएगा तो उसे क्या बोला गया है, स्थायी रस कहा गया है। ठीक है, उसे ही क्या कहा गया है, स्थायी रस कहा गया है। फिर क्या बोल रहे हैं आचार्य कि आधुनिक क्रिया के अनुसार क्रिया शरीर की दृष्टि से स्थायी रस के अंतर्गत सभी अंतरकोशीय द्रव आते हैं। क्या होता है कि आधुनिक क्रिया के अनुसार, ठीक है, आधुनिक क्रिया के अनुसार और क्रिया शरीर की दृष्टि, हम लोग क्रिया शरीर पढ़ रहे हैं ना, तो क्रिया शरीर यानी फिजियोलॉजी की दृष्टि से स्थायी रस के अंतर्गत सभी अंतरकोशीय द्रव। तो वो अंतरकोशीय द्रव होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड और इंट्राऑकुलर फ्लूइड तथा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। जो यहाँ बोला गया अंतरकोशीय द्रव बोला गया है तो उसमें क्या क्या आता है भाई, इंटरसेलुलर फ्लूइड आता है, टिश्यू फ्लूइड आता है, सिनोवियल फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल फ्लूइड आता है और पेरिकार्डियल फ्लूइड आता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है। ठीक है, ये क्या है, स्थायी रस है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला पोषक रस। तो पोषक रस क्या होता है, इसे अस्थायी रस भी कहते हैं। जब उसे स्थायी रस बोला गया है, पोषक रस को क्या बोलेंगे, अस्थायी रस कहा जाता है। ठीक है, यह धमनियों या रसाग्नियों, ठीक है,
रसायनियों यानी कि लिम्फ वेसल्स में बहने वाला तरल द्रव्य है। तो जो अस्थायी रस होता है यानी पोषक रस जो होता है वो क्या है, धमनियों और रसायनों यानी कि लिम्फ वेसल्स में बहने वाला तरल द्रव्य होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके अंतर्गत प्रधान रूप से प्लाज्मा या लिम्फ की गणना की जा सकती है। इसके अंदर किसी गणना की जाएगी, प्रधान रूप से प्लाज्मा की और लिम्फ की गणना की जाएगी। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट और है स्थायी रस और पोषक रस का। तो सबसे पहले क्या है, ये रस को दो भाग में डिवाइड किया, किसमें एक स्थायी रस में, दूसरा पोषक रस में। तो स्थायी रस हमने अभी पढ़ा था क्या क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, सिनोवियल फ्लूइड होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं। ठीक है, लेकिन पोषक रस जो है वो दो भाग में डिवाइड होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है जस्ट ऊपर। तो पोषक रस जो होता है वो दो भाग में, कौन कौन से भाग होते हैं वो, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, पहला होता है क्या, प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, लिम्फ। दो भाग में पोषक रस डिवाइड होता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी पोषक रस को भी पढ़ लिया और स्थायी रस को भी पढ़ लिया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रस का स्थान, मीन्स कि रस का स्थान कहाँ कहाँ पे है वो देखेंगे। तो रस का स्थान हृदय माना गया है। एमसी की क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रस का स्थान किसे माना गया है, तो हम लिखेंगे रस का स्थान हृदय माना गया है। ठीक है, एक एक नंबर तैयार करते चलिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो रस का स्थान क्या माना गया है, हृदय माना गया है। वह रस हृदय से 24 धमनियों में निकालता है। कहाँ कहाँ, 10 ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्व मार्ग में, 10 अधोमार्ग यानी कि नीचे में, और 4 क्या होता है, तिर्यक जाती हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वह रस हृदय से 24 धमनियों, कौन कौन सी, 10 ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्व मार्ग में, 10 नीचे की ओर यानी कि अधोमार्ग में, और 4 तिर्यक जाती हैं। ठीक है, यानी 4 तिरछी जाती हैं। तो इसमें प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में जाता है। इसी में क्या होता है, रस जो होता है वो संपूर्ण शरीर में जाता है। यह क्रिया निरंतर प्रतिदिन चलती रहती है, ये कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, यह क्रिया निरंतर और प्रतिदिन चलती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू चलता रहता है क्रिया। तो आचार्य ने क्या बोला कि रस का स्थान हृदय माना है, और वह रस जो है वो हृदय से 24 धमनियों में यानी कि 10 ऊपर की और 10 नीचे की और 4 तिर्यक में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में जाता है। और यह क्रिया जो है निरंतर यानी कि प्रतिदिन क्या होती है, चलती रहती है, कंटिन्यू। ठीक है, एक श्लोक है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, मैं लिख देता हूँ इसमें, इम्पॉर्टेंट। इसको आप क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक क्या है, रस वहानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम दस्या धमन्यः, आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। तो इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ये स्रोतस में भी काम देगा आपको, सेम यही श्लोक स्रोतस में लिखा हुआ आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, रस वहानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम दस्या धमन्यः। ठीक है, तो आचार्य चरक कहते हैं कि रस व स्रोतस का मूल हृदय माना है और उससे निकलने वाली 10 धमनियों को बताया है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है कि रस व स्रोतस का मूल हृदय है और उससे निकलने वाली 10 धमनियों को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये हो गया रस का स्थान हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे रस धातु के गुण एवं कर्म देखेंगे। ठीक है, तो रस धातु के गुण और कर्म क्या होते हैं देखते हैं। तो रस धातु में जल तत्व की प्रधानता रहती है। सीधी सी बात समझ में ही आ रहा है, रस मतलब लिक्विड, तो रस धातु में क्या होता है, जल की प्रधानता होती है, जल तत्व की प्रधानता होती है। इस कारण यह सदैव गतिशील रहता है। और जब रस की प्रधानता रहेगी, और रस क्या कहता है, बहने वाली चीज़ होती है, लिक्विड फॉर्म ना, बहता है। तो वही बोला गया है कि जब इसमें क्या होती है, रस जल तत्व की प्रधानता होगी, तो यही कारण है कि ये क्या होता है, सदैव गतिशील रहता है। सदैव क्या होगा, गतिशील रहेगा। वस्तुतः गतिशीलता द्रव का लक्षण ही है, जो मैंने आपको भी बताया, द्रव का लक्षण क्या होता है, गतिशीलता ही होता है। तथा इसमें विद्यमान वात भी इसे गतिशील बनाती है। भाई अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है या कोई चीज़ रखी हुई है, उसे गतिमान कौन बनाएगी, जब उसमें क्या होगा, वात लगेगा यानी कि वायु लगेगी। ठीक है, तभी वो गतिमान होगी। कोई धक्का यानी कि पुश करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वही बोला गया यहाँ पे, आचार्य ने बोला है कि
वस्तुतः गतिशीलता द्रव का लक्षण होता है। इसमें विद्यमान वात भी क्या करती है, इसे गतिशील बनाती है। वात क्या करती है, गतिशील बनाती है। या वायु की प्रेरणा से रस धातु, या वायु की प्रेरणा से क्या होता है, रस धातु गतिशील होकर सर्व शरीर का पोषण करती है। ठीक है, तो आचार्य क्या कहते हैं कि वायु की प्रेरणा से रस धातु जो होती है वो गतिशील होकर सर्व शरीर का पोषण करती है। वात ही तो है ना जो हर जगह पहुंचाती है, गतिमान कराती है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अभी क्या पढ़ा, रस धातु के गुण और कर्म देख लिए। अभी हम देखेंगे रस धातु शरीर में 4 प्रमुख कर्मों का संपादन करती है। तो वो 4 प्रमुख कर्म हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी 4 कर्म का जो है वो एक श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक को हम लोग देखेंगे। तो ये श्लोक हमें बताया कि रस धातु जो होती है वो शरीर में 4 प्रमुख कर्म का संपादन करती है। वो कर्म क्या क्या हैं उसको हम लोग इस श्लोक से समझेंगे। ठीक है, आइए रट्टा मारते हैं और देखते हैं श्लोक, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। इम्पॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, और याद करेंगे इसे अच्छे से। क्या है श्लोक, तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति चा दृष्ट हेतुफेन कर्मणा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहुत सिंपल सा श्लोक है और आराम से याद हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा। क्या है, तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति चा दृष्ट हेतुफेन कर्मणा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो अभी क्या है तर्पयति, पहले देखते हैं हम लोग तर्पयति क्या होता है। तो तर्पति का मतलब क्या है, रस धातु जीवन की प्रत्येक अवस्था बाल, मध्य एवं वृद्ध में क्या करता है, शरीर का तर्पण करता है। तर्पति है मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि तर्पति मतलब तर्पण करना। ठीक है, तो तर्पण कैसे होता है, तो रस धातु जीवन की प्रत्येक अवस्था, रस धातु जो होती है वो क्या करती है, जीवन की प्रत्येक अवस्था यानी कि बाल अवस्था, मध्य अवस्था यानी कि युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक बाल्यावस्था, मध्य अवस्था यानी कि युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इन तीनों में शरीर का तर्पण करती है। इन तीनों में क्या करता है, शरीर का तर्पण करती है। इन तीनों ही अवस्थाओं का तर्पण करती है। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, अभी तर्पयति पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, वर्धयति यानी कि वर्धन करना। तो इसका एक 2 वर्ड का श्लोक है, क्या, वर्धय इति बालम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, रस धातु बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करती है। एक लाइन में क्या होगा, ये रस धातु जो है वो बाल्यावस्था में शरीर का क्या करती है, वर्धन करती है। तो वर्धयति इति बालम। ठीक है, यानी कि रस धातु जो है वो बाल्यावस्था में शरीर का वर्धन करती है। नेक्स्ट क्या है, धारयति, धारण करना, समझ में आ रहा है, धारयति धारण करना। तो मध्य अर्थात युवावस्था में, मध्य अवस्था क्या होती है, युवावस्था होती है। तो मध्य अर्थात युवावस्था में शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है। भाई युवावस्था जो होती है वो क्या होता है, शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है। आदमी को जितना बढ़ना होता है बढ़ चुका होता है और सारे अंग प्रत्यंगों का विकास हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए इस काल में देह के उपादानों दोष धातु मलों की स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस द्वारा होता है। और यही क्या है, रस धातु का धारण करना। फिर से देखेंगे इसको, तो मध्य अर्थात युवावस्था में शरीर का क्या होता है, समुचित विकास हो चुका होता है। इसलिए इस काल में देह के उपादानों क्या क्या, दोष धातु और मलों की स्थिरता प्रदान करने का कार्य रस द्वारा होता है। ठीक है, इस काल में दोष धातु और मलों की स्थिरता प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है, रस के द्वारा होता है। और यही क्या है, रस का धारण कर्म है। यही क्या होगा, रस का धारण कर्म है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, धार्यति पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, याप्यति। अब हम लोग याप्यति कर्म देखते हैं। ठीक है, तो याप्यति क्या होता है, वृद्धा अवस्था में शरीर क्षीण हो जाती है। जो वृद्धा अवस्था होती है उसमें क्या होता है, शरीर क्या होता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है, अर्थात
इस अवस्था में शरीर की धातु उपधातु दोष एवं मलों में क्षीणता आ जाती है। अर्थात क्या होता है, इस अवस्था में शरीर की धातु उपधातु दोष एवं मलों में क्या होता है, क्षीणता आ जाती है। ठीक है, क्षीणता आ जाती है। और क्या होता है, रस धातु इन सबको क्षीण होते हुए भी नष्ट होने से बचाती है। रस धातु क्या करती है, इन सबको क्षीण होने से और नष्ट होने से क्या करती है, बचाती है। यही रस धातु का क्या है, यापन कर्म। यही रस धातु का क्या होगा, यापन कर्म होगा। ठीक है, रस धातु का यापन कर्म होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, याप्यति कहते हैं। एक बार और देखेंगे, वृद्धावस्था में शरीर क्या होता है, क्षीण होने लगता है, यानी कि नष्ट होने लगता है। अर्थात इस अवस्था में शरीर क्या होती है, धातु धातु दोष एवं मलों की क्षीणता आ जाती है, यानी कि नष्ट होते रहते हैं। तो रस धातु इन सबको क्या करती है, क्षीण होने से और नष्ट होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, यही रस धातु का क्या है, यापन कर्म है। यही रस धातु का यापन कर्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रस का क्षय और वृद्धि देखेंगे। ठीक है, रस धातु के क्षय और वृद्धि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 नंबर में भी क्षय वृद्धि पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या है। रस क्षय के लक्षण पहले देखेंगे और रस वृद्धि के लक्षण। तो रस क्षय के लक्षण का एक श्लोक है, छोटा सा याद करना होगा, इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, श्लोक से लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये समझ के चलिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए 10 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें से पहले आप 2 और 3 मार्क्स तो निकाल दो पहले ही। 7 नंबर आने वाले हैं, अगर आप फुल करके आओगे तब। 8 तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। तो अगर वो 7 नंबर में कंपटीशन चल रहा है तो हमें श्लोक लिखने होंगे। ठीक है, उसके मार्क्स मिलेंगे। तो श्लोक क्या है देखेंगे, रसे रोक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। बहुत सिंपल सा श्लोक है, याद हो जाएगा, थोड़ा लिख के याद करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, रसे रोक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। अर्थात हृद द्रव कंप शोष शूल स्पंदन अंग शून्यता ग्लानि श्रम, ये सारे क्या हैं, रस क्षय के लक्षण हैं। कंप मतलब क्या होता है, कांपना। कंप मतलब क्या होता है, कांपना। ठीक है, तो शूल मतलब क्या होता है, दर्द होना होता है। ठीक, अंग शून्यता मतलब कि एकदम शून्य हो जाना, एकदम क्या करना कहते हैं कि एकदम सुस्त हो जाना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके लक्षण हैं, रस क्षय के लक्षण हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या, रस वृद्धि के लक्षण। इसमें भी श्लोक याद करना होगा, सिंपल सा श्लोक है। क्या है श्लोक, रसो अतिवृद्धो। क्या है, रसो अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम, हृदय उत्क्लेदम प्रशेकम चाप आदयति, चा आपादयति। ठीक है, तो फिर से देखेंगे श्लोक, रसो अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रशेकम चापादयति। इसका अर्थ क्या होता है, अरुचि होना मतलब इच्छा ना होना, अंग मर्द पेन होना बॉडी में, मंद अग्नि, अग्नि का मंद हो जाना। ठीक है, गुरुता आना, आलस्य होना, श्वास कास अति निद्रा तथा बढ़े हुए कफ के लक्षण हैं ये सारे। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या था कि एक बार फिर से देखेंगे श्लोक, रसो अतिवृद्धो हृदयोत्क्लेदम प्रशिकम चापादयति। अर्थात अरुचि होना, अंगमर्द होना, मंदाग्नि, गुरुता, आलस्य, श्वास कास अति निद्रा यानी निद्रा बहुत आना, बढ़े हुए कफ, क्या है, ये सब लक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार रस की क्षय और वृद्धि के लक्षण भी समाप्त हुई। सारणी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस सारणी को जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट क्या आता है, त्वक्सार पूछ लेता है कभी कभी। त्वक्सार क्या होता है, श्लोक है, याद कर लीजिएगा। श्लोक क्या है, त्वक्सारम रससारम। क्या होगा, त्वक्सारम रससारम त्वक शब्देन त्वक स्थो रसो अभिहिता, आचार्य दल्हड़ के अनुसार। फिर से श्लोक देखेंगे, त्वक सारम रस सारम त्वक शब्देन त्वक स्थो रसो अभिहिता। ठीक है, अर्थात आचार्य दल्हड़ कहते हैं कि त्वक सार से रस सार का अर्थ ग्रहण करने का निर्देश दिया है। आचार्य दल्हड़ ने क्या बोला है कि त्वक सार से रस सार का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है,
त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस का ही ज्ञान होता है। क्या बोलते हैं आचार्य की त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस का ज्ञान ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। त्वक सार कभी कभी पूछ लेता है, तो आचार्य दलहन ने क्या बोला कि त्वक सार से रस सार का ग्रहण करना चाहिए अर्थ, और त्वक शब्द जो होता है वो त्वचा में स्थित रस का ही ज्ञान कराता है। ठीक है, या उससे रस का ही ज्ञान हमें होता है। तो इस प्रकार हमारा जो रस चैप्टर है यानी कि रस धातु जो है वो समाप्त होती है। तो पढ़िए अच्छे से, ध्यान से। कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी कराइए, शेयर करिए, और कंटिन्यू लेक्चर पाने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।